नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र इतिहास वाला में। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। भारत में जातियों का विभाजन, मतलब जाति किस प्रकार से भारत में बनी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र किस प्रकार से बने, इनके बीच क्या क्या विभाजन हुआ और कैसे कैसे ये चले और आज इनकी स्थिति कैसी है। इनको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नीचे कमेंट्स कर देना है कि आपको क्या समझ आया और आपको कितना और समझने की ज़रूरत है, या फिर मुझे इसके ऊपर कभी और वीडियो बनानी है या नहीं, आपको कमेंट्स में बताना है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, कमेंट्स लंबी छोटी कुछ भी चलेगी, मैं पढ़ूँगा तो आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दिया जाएगा, भले ही वो वीडियो के माध्यम से हो। तो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता, आपने सुना होगा, सिंधु सभ्यता कहा जाता है उसको। पाकिस्तान में अनेक नामों से जाना जाता है, भारत में अनेक नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में कहा जाता है, सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में कहा जाता है, भारत में सतलज सभ्यता भी कहा जाता है उसको, क्योंकि सतलज नदी के आसपास विकसित हुई थी। काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन हमें नाम को कौन सा अपनाना चाहिए उसकी जानकारी आपको पहले दे देता हूँ। पुरातत्वविदों का एक नियम होता है, जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी का नाम पर उस पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। हड़प्पा एक ऐसा शहर है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, तो उसका नाम पूरा हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हड़प्पा सभ्यता उसको हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लिए अनेक कारण माने जाते हैं कि पता नहीं इस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ। इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे किस प्रकार पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का और किस प्रकार उसका विकास हुआ था। सब बातें आगे हम जानेंगे, क्यों कहाँ का सब, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से जातियों का विभाजन कैसे कैसे हुआ। भारत में मंगोलिया से आए आर्य, कुछ लोग वहाँ से मंगोलिया से आए, मध्य एशिया से आए। उन्होंने भारत में आए और उन्होंने आक्रमण किया भारत में, और आक्रमण करके वो यहाँ पर बस गए। जो आक्रमण किया था जिन्होंने, उनको क्षत्रिय कहा गया, जो राजा कहलाए। आर्य थे वो सब, और जो विद्वान थे उनको ब्राह्मण कहा गया। और जो आर्य थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्य शूद्र नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में हार जाता था, भले ही वो आर्य क्यों ना हो, उसको दास बना लिया जाता था। अब दास से ही हमारा दास निकला है, और दास से ही हमारा आगे चल के शूद्र बन जाता है, जिसको हम किसी की सेवा करने के रूप में देखते हैं। तो उस शब्द को आर्य, अगर आर्य से ही क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय से ही लड़ाई करते थे, भले ही वो आर्य थे, आर्य एक जाति के होते थे, उनको हार जाते थे तो उन राजा को या फिर उनके मंत्रियों को सबको दास बना लिया जाता था, और दास बना लिया जाता था तो उनके काम करने पर मजबूर कर दिया जाता था। मतलब ऐसे क्षत्रिय बने, फिर शूद्र बने, फिर वैश्य बने। वैश्य क्या थे? वैश्य व्यापारी हुआ करते थे, जो एक देश से दूसरे देश लेन देन क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के साथ, लोथल के साथ, कालीबंगन के साथ काफ़ी सारे आपने देखा भी होगा, सुना होगा। इनके बाद में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर व्यापार करते थे, उनको वैश्य कहा जाता था। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इनके बारे में बात हो गई है किस प्रकार से ये बने। जो युद्ध करते थे क्षत्रिय हो जाते थे, जो पाठ पूजा करते थे वो ब्राह्मण हो जाते थे, और जो व्यापार करते थे वो वैश्य हो जाते थे, और जो दास थे उनको शूद्र कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा बड़ा अंतर सिर्फ यही है कि ऋग्वैदिक काल एक कर्म आधारित था, और उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे कर्म से जातीय आधार पर बंटने वाला था। मतलब कर्म आधारित क्या था, ये आपके दिमाग में आया होगा कि कर्म आधारित क्या। तो कर्म आधारित होता है कि अगर आप क्षत्रिय हैं, आपके पिता क्षत्रिय हैं, अगर आप पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। मतलब आपकी जाति आपके कर्म पर निर्भर करती है। अगर जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। वही कहावत यहाँ पर हो सकती है। अगर आप पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं। अगर आप दास के बेटे हैं, शूद्र के बेटे हैं, और शूद्र के बेटे होने के बाद अगर आपको धनुष चलाना आता है, युद्ध करना आता है, सेना में भर्ती हैं, तो आपको क्षत्रिय कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आते ही बदल जाती है सिचुएशन सब। यहाँ पर जैसे ही अगर
उत्तर ऋग्वैदिक काल को देखें तो वहाँ पर हम कर्म के आधार पर थे। यहाँ पर आते ही गोत्र का निर्माण हुआ। गोत्र कहते हैं कि जैसे गोत्र का निर्माण हुआ गोष्ठ से। गोष्ठ मतलब गायों का एक झुंड, गायों के रहने की जगह, जिसका वह होता था वही उसी गोष्ठ का कहलाया जाता था। बहुत से गोष्ठ भारत में, गोत्र भारत में चलते हैं और आगे चलते रहेंगे। इनको आविष्कार वहाँ से हुआ है। गाय के तबीले के रूप में कहा जाता है। गोष्ठ मतलब गाय का तबीला, और गाय का तबीला जिसका होता था वही उसका गोष्ठ बन जाता था, गोत्र बन जाता था, मतलब गोत्र बन जाता था। ठीक है, तो जातीय आधार पर हमारी जाति कैसे थी? अगर आप क्षत्रिय हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाते। आपको युद्ध करना बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी आप ब्राह्मण नहीं हैं, शूद्र नहीं है, दास नहीं है, आप फिर भी क्षत्रिय ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय इसलिए कहा जाता है कि आपके पिता क्षत्रिय हैं तो आप भी क्षत्रिय हैं और आपके बच्चे भी क्षत्रिय रहेंगे। ये है जन्म जातीय व्यवस्था जो कि उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी। एक उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला था कि पुरुषार्थ भाव पैदा होने लगा था। पुरुषार्थ भाव में था, मतलब पुरुष सबसे महान होता है। स्त्रियों की दशा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही वो मेन पॉइंट होता है जहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी। फिर उसके बाद कभी भी भारत में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं हुई है। आप जैसे देखेंगे स्त्रियों को आगे नहीं आने दिया जाता था। बहुत कम स्त्रियों का नाम आप इतिहास में सुनेंगे, बहुत कम, लेकिन पुरुषों का अनंत सुनेंगे, अनगिन। ऐसे स्त्री पुरुषों के बीच अंतर हो जाता है। अब धीरे धीरे इसको बांटने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और अभी महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम चलाए गए हैं। महिलाओं को भागीदारी देने के लिए आरक्षण दिया जाता है। क्यों? हम अपनी ऋग्वैदिक काल की सभ्यता को दोबारा से जीवित कर सकें। वहाँ पर स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी थी आज के टाइम से कहीं गुना अच्छी थी। वहाँ पर स्त्रियों को सभा में बैठने का अधिकार था, इलेक्शन लड़ने का अधिकार था। जो अधिकार अब हमने इतने साल बाद दिए हैं, उस टाइम पर वो अधिकार थे महिलाओं के पास। उत्तर वैदिक काल में ये अधिकार छिन गए थे, लेकिन कुछ स्त्रियां, गार्गी जैसी स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है। वहाँ पर युद्ध, यज्ञ, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, राजयज्ञ, राय यज्ञ, ये ऐसे ऐसे यज्ञ थे जिन्हें करवाने के बाद एक ब्राह्मण क्षत्रिय बन रखता था। ऐसे यज्ञ भी होते थे। तो जाति विभाजन किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है भारत में, आपको पता चला हो। ऋग्वैदिक काल सबसे पहले आर्य आए। आर्य के बाद जो युद्ध करते थे क्षत्रिय, जो युद्ध नहीं करते थे, पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण कहलाए। शूद्र और वैश्य ऐसे ही बने। और फिर अगर जो भी व्यक्ति जो काम करता था उसके आधार पर उसकी जाति धर्म तय हो जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में उसका धर्म परिवर्तन निश्चित हो जाता है। बिना परिवर्तन के वह वही धर्म में रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय होने के बाद धर्म अपनाता, पूजा करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है। इस प्रकार निश्चित हो गया और भारत में आज तक ये व्यवस्था कायम है। अगर आप शूद्र, अगर आप किसी भी जाति के हैं, आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू ही रहेंगे। बस हाँ, थोड़ा लचीला हो गया, आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन, लेकिन अपने आप कभी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है जैसे उत्तर वैदिक काल में हो जाया करता था। तो उस व्यवस्था को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी लाभदायक जानकारी मिली हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो। पीछे की वीडियो जो हमने बनाई है उनको भी देखें, जिसमें कि आपको बताया गया इतिहास क्या है और इतिहास क्यों पढ़ें। ऐसी वीडियो पर हमने बनाई है ताकि आप कुछ सोच सकें और सोचने के बाद हमारी वीडियो देखें और आनंद लें पूरे खुले समाज का। और धीरे से हर एक चीज़ को अपने अंदाज में समझें और हंसें, मुस्कुराएं और मस्त रहें अपने आप में। ठीक है, तो आज के लिए इतनी। अगला टॉपिक हमारा रहेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन। आज से भारत का प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है कल से। हम प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे वीडियो दे दिया करेंगे। जिस दिन हम वीडियो नहीं डालेंगे आपको सूचना आ जाएगी। बस आपको सिर्फ ये करना है, हमको सब्सक्राइब
करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। और इस पर मत जाना कि मैं वीडियो अगले कैमरे से ऐसे बना रहा हूँ, फिलहाल सेटअप नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं तो और ना इस पर जाना है कि मेरा मुंह ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। और रात को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मिलता है मुझे, यहाँ पर नींद आती है थोड़ा सा, तो फ़ोन चलाने से अच्छा है अपने लिए वीडियो बना ली जाए ताकि यूट्यूब पर आपको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, हमें भी थोड़ी सी जानकारी और हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स करना ना भूलें अपना फेवरेट पार्ट, या फिर आपको अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए उसमें। सिर्फ इतिहास की वीडियो इस चैनल पर डलेंगी और सीसैट की वीडियो अगर आप चाहें तो हम ला सकते हैं। बिल्कुल मौखिक रूप में आपको सोचने पर मजबूर किया जाएगा सीसैट पर भी। हम सिर्फ सोचने पर काम करते हैं, हम किसी पर काम नहीं करते हैं। सत्येंद्र इतिहास वाला मतलब सोचने पर काम, और कुछ नहीं, ना लिखना ना याद करना, सिर्फ सोचना है कि कैसे क्या हुआ और रिलेट करते जाना है एक वीडियो से दूसरी वीडियो। धन्यवाद।